हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश। मैं हूं दिनेश और मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश पे आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज हम झारखंड की कला एवं संस्कृति के जो शुरुआती टॉपिक है, पहला टॉपिक है झारखंड की जनजातियों का परिचय। मैं उस टॉपिक को लेकर आया हूं। मैं झारखंड की जनजातियों के बारे में इसमें शॉर्ट में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनजातियों के बारे में जानना चाहेंगे। अभी झारखंड की जनजाति नहीं, मतलब कोई भी जनजाति के बारे में यदि हम बात करें तो जनजाति क्या होता है। ठीक है, यदि हम जनजातियों की बात करें तो जनजाति को हम अन्य नामों से भी जानते हैं और अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? आदिवासी भी कहते हैं, वनवासी भी कहते हैं, आदिम जाति भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर गिरिजन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गिरि का मतलब क्या होता है? वन होता है, और जन जो वनों में रहते हैं, जन उसको क्या कहते हैं? गिरिजन। तो अधिकतर जो जनजातियां होती हैं वो कहाँ पे रहती है? वनों में रहती है। या फिर यदि अब वन में नहीं रहती, अब तो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो घरों में रहने लगे हैं, अपना अपना घर बनाने लगे हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआती इनका जो आवास है, मूल आवास जो है इनका, वो क्या है? वन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है जो हम जनजातियों के लिए यूज करते हैं, आदिवासी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आदिवासी। तो आदिवासी का ऐसे हम शॉर्ट में यदि मीनिंग समझने की कोशिश करें तो क्या है? आदिवासी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, आदि प्लस वासी, और इसका मीनिंग क्या होगा? आदि काल से रहने वाले लोग। जो लोग आदि काल, ठीक है, इतिहास को हम जब झारखंड के प्राचीन काल को हम कई भागों में बांटते हैं तो उसमें आदि काल भी आता है। ठीक है, तो जो काफी पहले से झारखंड में रह रहे हैं, ठीक है ना, तो झारखंड में या फिर किसी भी क्षेत्र में जो काफी पहले से रह रहे हैं, ठीक है, बाहरी लोगों के आने के पहले से वो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। अब हम झारखंड के जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब कि झारखंड के आदिवासियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू से देखते हैं कि क्या है। तो पहला लाइन हमने डिस्कस कर लिया कि झारखंड को किन मतलब आदिवासियों को किन किन या जनजातियों को किन किन नामों से जाना जाता है। तो जनजातियों को आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वनवासी भी कहा जाता है, आदिम जनजाति कहा जाता है, या तो फिर गिरिजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया जनरलाइज किसी भी जनजाति के लिए, किसी भी राज्य के जनजाति के लिए। लेकिन हम झारखंड में जनजातियों की बात करें तो झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है? 32। कितनी है? 32। और जिसमें से जो 32वां जनजाति है, 32nd जो जनजाति है, जिसको अनुसूचित किया गया है भारत के संविधान में, वो जनजाति है कोल जनजाति। कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति। ठीक है, तो 32 जो जनजाति है उनको दो ग्रुप में या फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली जो है उसको हम कहते हैं प्रथम श्रेणी के जनजाति, और जो प्रथम श्रेणी के जनजाति होते हैं उसमें टोटल 24 जनजातियां हैं। ठीक है, और एक है आदिम जनजाति जिसमें टोटल 8 जनजातियां आती है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के जनजाति टोटल कितने हैं? 24, और आदिम जनजाति जो है वो टोटल है 8। अब इन हम आदिम जनजाति के बारे में यदि जानना चाहें कि वो कौन कौन से 8 आदिम जनजाति हैं, तो बहुत आसान है, नाम आप लोग को याद रखना चाहिए, और हो सकता है कि पूछ दे कि इनमें से कौन आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं, कौन नहीं। तो आप लोग को यदि ये 8 नाम पता होगा तो ये जो प्रथम श्रेणी के जनजाति हैं उनके नाम आपको और याद रखने की जरूरत नहीं है कि मतलब जब भी उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो उस ऑप्शन से छांटने के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये आदिम जनजाति जो 8 है उनके बारे में उनका नाम याद रखना चाहिए। पहला कौन है? असुर जनजाति। दूसरा कौन है? बिरहोर। तीसरा बिरजिया। ठीक है, चौथा कौन है? पहरिया। ठीक है, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, सबर जनजाति, और जो लास्ट है वो कौन सी है? कोरवा जनजाति। ठीक है, तो टोटल 8 जनजाति हैं जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं, और बाकी जो जनजाति होंगे वो किस श्रेणी में आएंगे? प्रथम जनजाति की श्रेणी में आएंगे। आगे देखते हैं झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है।
तो झारखंड में यदि आप जनजातियों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल है 86,45,000 के करीब में। ठीक है, लेकिन आप लोग को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, एक एक एग्जैक्ट डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस इतना भी याद रख सकते हैं कि लगभग 86 लाख के करीब में है। और ये झारखंड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 26.2%। हम जानते हैं कि झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वो है 3,29,00,000 के करीब में। ठीक है, तो ये जो 86 लाख है 3,29,00,000 का लगभग 26.2% के करीब होगा। ठीक है, आदिम जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो 1,92,000 लगभग में, कितना? 1,92,000, जो कि झारखंड की कुल जनसंख्या का 0.72% ओनली है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? झारखंड में कुछ प्रमुख जनजातियों का प्रवेश। ठीक है, जिन जनजातियों के प्रवेश का हमें प्रमाण मिल पाया है, बाकी कौन सी जनजाति कब आए, कैसे आए, उनका सारी जनजातियों का झारखंड के प्रवेश का मतलब कहाँ से झारखंड में आए, सभी का तो प्रमाण नहीं मिल पाता, लेकिन जिन जनजातियों का प्रमाण मिल पाता है उनमें से कुछ जनजातियां हैं, जैसे खड़िया जनजाति। यदि हम खड़िया जनजाति की बात करें तो ये बिहार के कैमूर पहाड़ी के तरफ से आए हुए हैं। ठीक है, झारखंड ये बिहार में कैमूर पहाड़ी पाया जाता है ना, तो उसी तरफ से खड़िया जनजाति का झारखंड में आगमन हुआ है। आगे नेक्स्ट मुंडा जनजाति की बात करें तो मुंडा बिहार में एक रोहतास जिला है। ठीक है, झारखंड का पड़ोसी जिला है ये। ठीक है, तो वहीं से मुंडा जनजातियों का आगमन बिहार से झारखंड में हुआ। तीसरा ओराम। आप ओराम के बारे में जानते होंगे कि इनकी जो भाषा है वो कौन सी, इनकी भाषा कौन सी है? कुड़ुक भाषा है। और ये कुड़ुक भाषा जो है वो किस कैटेगरी में आती है? तो किस भाषा परिवार के हिस्सा है वो? तो द्रविड़ भाषा परिवार। और हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, या दक्षिण भारत की स्थापत्य कला की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो भाषा की बात करो या स्थापत्य कला, उनकी जो है वो क्या है? द्रविड़ स्थापत्य कला है, द्रविड़ भाषा। ठीक है, तो इनकी जो भाषा है कुड़ुक, वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये जो ओराम है वो भारत में कहाँ से आए हैं? दक्षिण भारत से आए हैं। और जब झारखंड में जब इनका प्रवेश हुआ तो ये दो गुटों में बट गए, दो भाग में। एक गुट जो है कहाँ चले गए? पलामू। और दूसरा गुट जो चला गया वो चला गया संथाल परगना में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड की जनजातियां जो है उनका आजीविका का मुख्य साधन क्या है? उनका पेशा क्या है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि झारखंड ही नहीं बल्कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो यदि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो जनजातियों का भी जो मुख्य पेशा होगा ना वो कृषि होगा, या तो झूम खेती होगा या अस्थायी कृषि होगा, लेकिन मुख्य जो पेशा होगा वो इनका भी क्या होगा? कृषि होगा। लेकिन इसके अलावा ये क्या करते हैं? इसके अलावा ये शिकार भी करते हैं, शिकार को बेचते हैं। ठीक है, उससे जो पैसे अर्निंग होते हैं, पैसे की अर्निंग होती है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। या फिर वन उत्पाद की हम यदि बात करें तो वन उत्पाद में कौन क्या क्या आता है? वन उत्पाद में आ जाता है आपका क्या? फल फूल। ठीक है, या तो फिर लकड़ी, जलावन लकड़ी, या तो फिर इमारती लकड़ी, कुछ भी उसको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, तीसरा ये हो गया। फिर मजदूरी भी करते हैं, ये मजदूरी के लिए भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मजदूरी करके भी जीवन यापन कुछ करते हैं। और शिल्पकारी। ठीक है, मतलब शिल्पकारी का मतलब ये हो गया कि वो शिल्प कला का उपयोग करते हैं, उसमें मतलब धातुओं को पिघला करके क्या करते हैं? मूर्ति या बर्तन बना करके उसको बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं भाषा। जनजातियों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो झारखंड में जो भी झारखंड की जनजातियों के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, उन भाषाओं की मुख्यतः दो परिवार पाया जाता है। कौन कौन? उन भाषा मतलब जितनी भी भाषाएं झारखंड में जनजातियों के द्वारा बोली जाती है उनको, उन भाषाओं को दो परिवार में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है? कुड़ुक, अभी हमने बताया कि ये ओराम में बोली जाती है। और दूसरा जो है माल्टा या माल्टो, जो कि माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया में बोली जाती है।
बाकी इसके अलावा जितनी भी भाषाएं झारखंड में बोली जाती है, संथाली, मुंडारी हो, खड़िया, ये सब जो भाषाएं हैं वो किस भाषा परिवार में आते हैं और किस भाषा परिवार के हिस्सा है वो, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के हिस्सा है। ठीक, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रजाति के बारे में। क्या है प्रजाति? तो जो झारखंड में जो जनजातियां पाई जाती है, टोटल 32 जनजातियां पाई जाती है झारखंड में, ठीक है, उन जनजातियों का संबंध किस प्रजाति से? तो उन जनजातियों का जो संबंध है वो प्रोटो अस्टेरॉयड प्रजाति से। किस प्रजाति से? प्रोटो अस्टेरॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि झारखंड की जो प्रजातियां हैं उसका मुख्यतः प्रोटो अस्टेरॉयड प्रजाति से संबंध होता है। आगे देखते हैं जनजातीय समाज की विशेषताएं क्या है, कि झारखंड में जो जनजातीय समाज पाई जाती है उन जनजातियों की मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, पहला हम देखते हैं तो झारखंड की जो जनजातीय समाज है, ठीक है, वो अधिकतर जनजातियों का जो जनजातीय समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक मतलब जैसे भारत जो है पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधान देश है, ठीक है, तो उसी टाइप से जनजातियों का भी समाज जो होता है जिसमें जो एक परिवार होता है उसमें प्रधानता किसकी होती है? पिता की प्रधानता होती है। ठीक है, समगोत्रीय विवाह इसमें क्या है? वर्जित है। जैसे हम आगे देखेंगे कि जो जनजातीय होते हैं कई गोत्रों में विभाजित होते हैं, ठीक है, जनजातियों में गोत्र पाया जाता है और उन गोत्रों को हम क्या कहते हैं? अलग अलग नामों से अलग अलग जनजातियों में जानते हैं। जैसे कुछ मुंडा जनजाति की हम यदि बात करें तो मुंडा में इसको गोत्र को हम कीली कहते हैं। क्या कहते हैं? कीली कहते हैं। ठीक है, कुछ में हम इसको कुंदा कहते हैं, कुछ जनजातियों में इसको पारी कहते हैं। ठीक, तो मतलब एक ही गोत्र का लड़का और एक ही गोत्र की लड़की इस टाइप से विवाह कभी नहीं होता है इन जनजातियों में। समगोत्रीय विवाह मतलब वर्जित होती है। ठीक है, जैसे हिंदुओं में क्या होता है? वैवाहिक रस्म रिवाज में क्या लगाया जाता है? सिंदूर लगाया जाता है। तो जनजातियों में भी सिंदूर लगाने की प्रथा है हर एक जनजाति में। ठीक है, कोई जनजाति इसमें एक्सेप्शन या अपवाद में नहीं है। हर एक जनजाति में जो विवाह का रस्म रिवाज होता है उसमें सिंदूर लगाया जाता है। ठीक, देखो विवाह से पूर्व हिंदुओं में क्या होता है कि सगाई की मतलब सगाई की प्रथा होती है। कुछ लोग शादी से पहले क्या करते हैं? सगाई करते हैं। तो जनजातियों में ऐसी प्रथा नहीं पाई जाती, लेकिन हाँ एक एक्सेप्शन में है बंजारा जनजाति, जो शादी से पहले क्या करते हैं? पहले सगाई करते हैं। आगे इसमें जो परिवार मतलब जनजातीय समाज में जो परिवार होता है कैसा परिवार होता है? उसमें एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, मतलब संयुक्त परिवार नहीं। एकल परिवार का मतलब क्या हो गया? एक माता पिता पुत्र अब उसके जो संतान होंगे, बस इतना ही। उसके बाद देखते हैं मृत्यु के बाद शवों को क्या किया जाता है? जलाया जाता है या दफनाया जाता है। ठीक है, मतलब हिंदुओं में बात करें तो क्या किया जाता है? जलाया जाता है। मुस्लिम में या ईसाइयों में क्या किया जाता है? क्रिश्चियन में क्या किया जाता है? तो दफनाया जाता है। तो उसी टाइप से जो जनजातियां हैं झारखंड की, उसमें या तो शवों को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, मतलब दोनों ही प्रथा प्रचलित है। लेकिन जो ईसाई उरांव जनजाति है, ठीक है, ईसाई उरांव जनजाति है, इसमें डेफिनेटली क्या किया जाएगा? शवों को दफनाया जाएगा। लिंग भेद की इजाजत नहीं है। तो जनजातियों की जो प्रमुख विशेषता है यही उन्हें विशेष बनाती है कि इसमें लिंग भेद नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़कों को ज्यादा माना जाएगा, लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं। सब लड़का हो या लड़की हो सबको बराबर प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, मतलब लिंग भेद बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपके लिए कोई सजा की भी व्यवस्था हो। ठीक है, गोत्र वही अभी हमने बताया कि गोत्र को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, किली, कुंदा या पारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक गोत्र का क्या होता है? एक प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक चिन्ह होता है और उस प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। और ऐसा नियम है उस गोत्र मतलब जिस भी गोत्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसका कभी भी वो उपयोग नहीं करते हैं। उसका उपयोग पूरी तरह से क्या होता है? वर्जित होता है। यदि आप मतलब अपने मतलब कोई किसी गोत्र का व्यक्ति अपने प्रतीक चिन्ह का उपयोग करता है, कंज्यूम करता है, उसको उपभोग करता है उसका, तो उससे सजा, उसके लिए जो जनजातीय समाज होती है वो सजा की भी व्यवस्था करती है।
ठीक है, तो ये हो गया जनजातीय समाज की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। तो जनजातियों में जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी पाई जाती है। तो जनजातियों में जो प्रमुख संस्थाएं हैं उसमें पहला है तुम्हारा अखरा। अखरा आप लोग आगे बहुत ज्यादा देखिएगा कि हम लोग जब आगे की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अखरा शब्द, ये जो कुछ हम संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे या संगठन के बारे में जो चर्चा करेंगे वो बराबर या बार बार उनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अखरा क्या होता है, पंचायत स्थल होता है। ठीक है, मतलब गांव की किसी भी छोटी मोटी विवाद का यदि हमें पंचायत करना है तो वो पंचायत कहाँ पे होगा, वो अखरा पे ही होगा। फिक्स है, लोकेशन उसका फिक्स है, वहीं पे पंचायत होना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वहीं पे होगा। ठीक है, या फिर उस स्थान का क्या करते हैं ये जनजाति लोग जो है, नृत्य के लिए भी, मतलब डांस परफॉर्मेंस ये सब यदि कुछ करना है, कोई त्योहार है तो वहां पे डांस परफॉर्मेंस भी उस जगह पे ही होता है, अखरा पे ही होता है। सरना, सरना क्या होता है, पूजा स्थल होता है। जब गांव का पूरे मतलब एक समाज, मतलब जो जनजातीय गांव होता होगा उसका जब एक सामूहिक पूजा का कार्यक्रम मतलब होता है यहाँ पे। ठीक है, देवताओं यहाँ देवता होते हैं उनके, जो उन जनजातियों के देवता होते हैं, और यहाँ पे पुजारी या पाहन के द्वारा क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। सरना कहाँ पे किया जाता है, सरना। ठीक है, अब युवागिरी की हम बात करें तो युवागिरी क्या होता है, युवक एवं युवतियों के प्रशिक्षण स्थल को ही क्या कहा जाता है, युवागिरी कहा जाता है। मतलब जो अविवाहित युवक एवं युवतियां जो होती हैं 12 से 13 साल से इन संस्थाओं में क्या होता है, प्रवेश शुरू होता है, और जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तब तक वो यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। शादी जब मतलब शादी के टाइम वहाँ से ये मतलब इन संस्थाओं से क्या करते हैं, वो बाहर निकलते हैं, फिर शादी उनकी होती है। और यहाँ पे ट्रेनिंग किस चीज का दिया जाता है, प्रशिक्षण किस टाइप का मतलब किस चीज का दिया जाता है कि शादी के बाद जीवन यापन कैसे करना है, पारिवारिक जीवन के बारे में यहाँ पे शिक्षण दिया जाता है या प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमुख देवता कौन कौन से हैं। तो जनजातियों में जो प्रमुख देवता है उसमें प्रमुख देवता जो होते हैं सूर्य देवता होते हैं। हम लोग भी सूर्य देवता की पूजा करते हैं। हिंदू झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है, छठ की पूजा की जाती है। और ये छठ पूजा किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को ही समर्पित है। तो ये इन जनजातियों में प्रमुख देवता कौन है, सूर्य देवता है। और अलग अलग जनजातियों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन मुख्य देवता यदि कहा जाए तो सूर्य देवता ही होते हैं। भले नाम उनका क्या हो, अलग अलग हो, और नाम बदल जाने से प्रकृति उस देवता की तो बदलती नहीं है, तो वो सूर्य भगवान। ठीक है ना। अब देखते हैं खान पान। खान पान की यदि बात करें तो अधिकतर जो जनजातियां होती है, झारखंड में जितनी भी जनजातियां पाई जाती है, अधिकतर जनजातियां जो होती है मांस का सेवन करती है। ठीक है, केवल कुछ समूह हैं, 2 समूह, वो कौन कौन से हैं, ताना भगत, ठीक है, और सफाहोड़। आप लोग यदि झारखंड का इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ताना भगत आंदोलन के बारे में, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, बुद्धू भगत करते हैं। सफाहोड़ आंदोलन भी आपने देखा होगा। सफाहोड़ आंदोलन, सफाहोड़ किसको कहते हैं, जो सिंहभोंगा को फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंहभोंगा को फॉलो करने वाले को हम क्या कहते हैं, सफाहोड़ कहते हैं। तो ये दोनों लोग जो होते हैं, ताना भगत और सफाहोड़, ठीक है, ये दोनों जो आंदोलन था, शुरुआत में कैसा आंदोलन था, तो ये धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में जो है भारत मतलब क्या होता है, राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों जो लोग होते हैं, ताना भगत और सफाहोड़ लोग जो होते हैं, ये जो होते हैं मांस का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते। बाकी जितनी भी जनजातियां झारखंड में पाई जाती है वो सब के सब क्या करते हैं, मांस का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है क्या, खरीद बिक्री, मतलब जैसे ठीक है, जो भी इनका पेशा था, सामान यदि वो कृषि कर रहे हो या फिर शिकार कर रहे हो, ठीक है, तो उन चीजों को, कृषि उत्पादों को या वन उत्पाद को, या फिर क्या कहते हैं अपने जो शिकार करके लाए हैं उनको कहाँ पे बेचेंगे, तो उनको बेचने के लिए जो प्रमुख स्थान होता है उनके लिए, वो क्या होता है, हाट कहलाता है। क्या कहलाता है, हाट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, और जो आज के लिए लास्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है, तुरी जनजाति के बारे में। एक तुरी जनजाति पाया जाता है जो क्या करता है, अपना जीवन घूम घूम कर व्यतीत करता है। ठीक है,
घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करता है। मतलब ना तो ये शिकार करता है, ना कृषि करता है, ना वन उत्पाद करता है, ना शिल्पकारी करता है। ये करता क्या है, घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, और वैसे घरों में ये चले जाते हैं जिन घरों में या तो किसी की मृत्यु हुई हो या कोई बच्चा उस घर में जन्म लिया हो। ठीक है, तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो मैंने चीज़ें बताई वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि वीडियो मुझे अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हुए तो कृपया करके आप प्लीज़ वीडियो को ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।